जय देखिए देखिए बिल्कुल जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था बार बार, निर्मला सीतारमण इस समय बाहर आ चुकी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री, उनके साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी उनके साथ में, ये देखिए फोटो ऑप भाई, इसमें फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाने से पहले एक परंपरा रही है कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आती है वित्त मंत्रालय के बाहर। इस समय आप देखें कि एक दस्तावेज है, एक छोटा सा, क्योंकि अब पहले ब्रीफ केस हुआ करता था, बड़ा ब्रीफ केस हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल छोटा हो चुका है क्योंकि डिजिटल जमाना है। और आप देखें कि किस तरीके से वित्त मंत्री इस समय बाहर आ चुकी हैं और अब से थोड़ी देर के बाद 11 बजे जब बजट पेश करेंगे उनकी स्पीच होगी और एक रिकॉर्ड भी कायम होगा जब 7वीं बार वित्त मंत्री, ऐसी पहली वित्त मंत्री होंगी जब लगातार 7वीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं। और वित्त मंत्री अब आगे की तरफ बढ़ते हुए, उनकी गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, यानी कि अब वो तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं। 1 घंटे बाद यह भाषण होगा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भाषण। जी, तीसरे कार्यकाल का पहला बजट भाषण कितना महत्वपूर्ण है, यह दिशा तय करेगा नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म की, यह दशा तय करेगा आने वाले युग के भारत की। अगले 5 साल में भारत कहां जाएगा उसकी दिशा तय करेगा। निर्मला सीतारमण इस समय संसद परिसर में जाती हुई हमें दिख रही है। नई संसद का यह पहला बजट है। एक और बड़ी बात है, यह नई संसद का, यानी नए युग के भारत की नई नवेली संसद का यह पहला बजट है जो प्रेजेंट करने के लिए जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनका यह 7वां बजट है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह मोदी 3.0 का, नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म का पहला बजट है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और क्या इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात देंगी? जो डेंट बीजेपी को हुआ कुछ राज्यों में, उसकी पूर्ति भी हो सकती है क्या इससे? यह बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात जो कि महत्वपूर्ण है, क्या मिडिल क्लास के लिए इस बार राहत आएगी? मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास की जब बात होती है तो क्या टैक्स में राहत की बात होगी? टैक्स में राहत होगी तो फिर किस अंडर 50 लाख की स्लैब में राहत मिलेगी किशोर, ऐसा अश्विनी सुनाई पड़ रहा है जो दूर से। अंडर 50 लाख, हमेशा कहना अंडर 15 अंडर 15। देखिए 15 से ऊपर वालों को तो मुझे नहीं लगता कोई राहत की उम्मीद करनी भी चाहिए। 15 से नीचे वालों को राहत की उम्मीद करनी चाहिए और मिल भी सकती है। वैसे भी ये एक लॉन्ग टर्म नीड है। काफ़ी टाइम से उम्मीदें बन रही थी कि कुछ इंप्रूवमेंट्स आने चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास पे वाकई टैक्स बर्डन काफ़ी हैवी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सैलरीड क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। जो ओल्ड रिजीम है उसको न्यू रिजीम में कन्वर्ट 50,000 है तो 75,000 किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, क्योंकि उनके पास और कोई टैक्स इंसेंटिव्स तो है नहीं, बिजनेस क्लास के पास तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको टैक्स क्लेम करने के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। दूसरा, ओल्ड रिजीम को न्यू रिजीम में मिक्स कर सकते हैं। जो डिडक्शंस ओल्ड रिजीम में मिलती थी न्यू में नहीं मिलती थी उसको ला सकते हैं। मेडिक्लेम को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ओल्ड वाली रिजीम की डिडक्शंस ही न्यू में ले आएंगे तो फिर न्यू बनी जाएगा। तो वो उसको मर्ज कर सकते हैं कि अब एक ही रिजीम है और उसमें ये टैक्स स्ट्रक्चर है और उसमें ये डिडक्शंस मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी डिडक्शंस ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। जैसे या तो ये कुछ डिडक्शंस ऐसी जो सेविंग्स को बढ़ाएं, ये अगर, क्योंकि वो भी एक लक्ष्य है। या ऐसी जो बहुत जरूरतमंद चीज है, जैसे मेडिक्लेम है। अब इतनी मेडिकल कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी डिडक्शन सिर्फ 50,000 है, 25,000 इंडिविजुअल, 25,000 आपकी डिपेंडेंट के लिए। उस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, कुछ और इनोवेटिव डिडक्शन को लाया जा सकता है। मेडिक्लेम जैसी चीज को बढ़ाने से रजत, वो सेविंग्स वाला ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? नहीं, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस ना एक कल्चरल शिफ्ट है जो अर्थव्यवस्था में लाना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है उसके लिए जरूर प्रूव कर सकती है सरकार, आपको पुश कर सकती है उस दिशा में। लेकिन जो आपने बात बोली, अगर नई प्रणाली को ही मेन स्ट्रीम प्रणाली माना जाएगा तो जो छोटी छोटी सब्सिडीज इधर उधर मिलती हैं, जिसके बारे में आम जनता को कई बार पता भी नहीं होता है कि इस टाइप की जगह से टैक्स बच सकता है, वो सब खत्म होने वाला है। एकदम सिंपल तरीके से आए। आज अगर आप स्लैब्स की बात करें, 8-9 तो स्लैब्स हैं। इतना कंफ्यूजिंग टैक्स स्ट्रक्चर है। टैक्स को कलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कितना आसान है टैक्स कलेक्शन। जितना आसान होगा उतनी ही ज्यादा कलेक्शन होगी, इसीलिए ईज
करना बहुत जरूरी है। इतनी सब स्लैबों की आवश्यकता नहीं है, आप 2-3 स्लैब लगाएं सुंदर तरीके से। जो छोटी छोटी रिबेट्स और सब्सिडीज इधर उधर मिलती हैं वो सब खत्म करके सिंपल स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 1-2 जगह जहां पर आप कल्चरली भारत के बिहेवियर को शिफ्ट करना चाहें, मिडिल क्लास के बिहेवियर को शिफ्ट करना चाहें कि वो इन्वेस्ट करे या फिर वो मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ आगे बढ़े, ताकि एक तो इंश्योरेंस का नेट बन सके। ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं अश्विनी जी, जिन पे सरकार फोकस डाल सकती है क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो? कुछ चीजें ऐसी हैं जो टैक्स पेयर के लिए भी फ्रेंडली हो, इकोनॉमी के लिए भी हो। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इंटरेस्ट की रिडक्शन की बात हुई थी, 80EB, जिसपे कि 1,50,000 का इंटरेस्ट डिडक्शन होता है। और ये इनकम टैक्स से? इनकम टैक्स में कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ले रहे हैं और उस पे लोन लेते हैं तो 1,50,000 रुपए तक आपको छूट मिलती है। अभी यूपी नहीं, मतलब कोई नहीं पता है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जैसे किशोर जी को नहीं पता है, तो अब- ये सब छोटी छोटी तो चीजें अब इतनी देखिए छुपी ये हुई होती old है। सिर्फ, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ओल्ड रिजीम में है, न्यू में है ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं है। तो हो सकता है इसको भी न्यू रिजीम में शिफ्ट कर दें, मैं यही बोल जिससे रहा कि हूँ, डबल इतनी बेनिफिट चीजें हो। जो होती ये हैं जिस कि तरीके से जिसमें- हाउसिंग लोन था, जी ये उसी तरीके उसी से तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल का अलग है बिल्कुल। हाँ। 80EB अभी 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 देखिए आप यूपी Education गवर्नमेंट loan ने पे tax rebate है। एक इंटरेस्टिंग काम, एक बड़ा काम किया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आपको यूपी में सस्ता पड़ेगा और दिल्ली में और हरियाणा में महंगा पड़ रहा है वो व्हीकल। करीब अगर आप 35 लाख या 40 लाख की गाड़ी वो तो राज्य सरकार के लेवल बात हो। अब इनकम टैक्स में अगर बेनिफिट मिलते हैं तो वो केंद्र सरकार की तरफ से भी एक अपडेट ये भी है कि स्टॉक मार्केट्स बढ़त के साथ खुले हैं बजट की संभावनाओं के बीच में। हालांकि अभी फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं काफी, बिल्कुल फ्लक्चुएट, हाँ। लेकिन अभी बढ़त के साथ खुले हैं। जिस तरह का अपडेट मैंने एक जो स्टॉक मार्केट की एक बात ये भी स्टॉक मार्केट की रजत की, हम स्टॉक मार्केट की बड़ी बढ़त अभी भी 100-200 पॉइंट को मान रहे हैं, जब से मान रहे हैं जब से 10,000 पे सेंसेक्स होता था। अब वो 80,000 पे सेंसेक्स हो गया है, तब भी वो 100-200-300 को लगता है बड़ी बढ़त है, जबकि अब जब 1 लाख की तरफ सेंसेक्स जा रहा है और 1 लाख होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है अब जब तक हज़ारों में बढ़त ना हो या हज़ारों में गिरावट ना हो तब तक उसको ज्यादा मूवमेंट मानना नहीं चाहिए। बिल्कुल जी तब तक देखिए, मूड का नहीं पता चल रहा है। स्टॉक मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए 100-200 की मार भी बहुत बड़ी मार होती है और 100-200 की बढ़त भी बड़ी बढ़त होती है। सेंटिमेंट्स को तो इंडिकेट करता ही है। जी बिल्कुल। देखिए, वो सेंटिमेंट को तो डायरेक्शन इंडिकेट करता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो किशोर ने बोला, वेरी राइटली सेड, कि बड़ा बाजार है ये। 80,000 का इंडेक्स है, उस 80,000 के इंडेक्स में अगर 200 अंकों की बढ़त या 250 अंकों की बढ़त होती है तो वो बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, और इसी तरह अगर 200-300 अंकों की गिरावट होती है वो भी बड़ी इस वक्त देखिए इस वक्त 120 अंक नीचे चल रहा है, 120 अंक नीचे चल रहा है। 120 एक्चुअली वो फ्लैट है, आप पॉइंट में उसके आप देखिए वो 0.15%, जी, 0.15%। अभी बेसिकली सब पोजीशंस लेके बैठे हैं। हाँ। जो इंट्रा ट्रेडर्स हैं वो आज के दिन जिधर भी जा रहा हो, मार्केट नीचे जा रहा हो ऊपर जा रहा हो, इंट्रा डे ट्रेडर्स को उसी में पैसा देखिए, कमाना है। बजट में लॉन्ग टर्म बाइंग हम नहीं देखते, कोई लंबे टाइम के लिए निवेश बजट के दिन नहीं करता, बिल्कुल नहीं क्योंकि करता। उसका बड़ा इंट्राडे कारण है कि आज फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। Absolutely right, बिल्कुल अब सही। एक र्यूमर बाजार के अंदर अगर सपोज कुछ टैक्स रिजीम में बदलाव आता है, स्टॉक मार्केट की टैक्स रिजीम में बदलाव आता है, वो एक र्यूमर बाजार को गिरा सकता है। मैं मतलब इसके अंदर मुझे याद है प्रणब मुखर्जी साहब का टाइम था और पी नोट्स को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया था कि स्टॉक मार्केट 800-900 अंक गिर गया था। 800-900 अंक, पता लगा वो था ही नहीं, पता लगा वो उसका अभी नहीं, अगले बजट में होगा, और अगले दिन मार्केट ने रिकवर करा। तो भी हम इस तरह के फैक्टर को देखते हाँ, रहते लेकिन इतना जरूर होता है कि कुछ बड़े बदलाव, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट की बातें जिनमें कुछ बड़े बदलाव होते हैं तो कुछ स्टॉक्स पे हाँ, जरूर तो असर देखिए, पड़ता है। स्टॉक मार्केट इससे प्रभावित नहीं होगा कि पीएम किसान